हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी सभी के। सब ठीक ठाक हैं, सब अच्छे हैं। बेटा मई 2022 के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये कुछ क्वेश्चंस मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके सी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बुकलेट इशू करी गई थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये वाला सेशन आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अनअकैडमी के बिहाफ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी पे आई एम अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द टीम्स कॉल्ड डोमिनेटर्स टीम। ये जो डोमिनेटर्स टीम है, इस डोमिनेटर्स टीम के लिए हम लोगों ने मई 2022 एग्जाम्स के लिए बैच स्टार्ट किया था अभी हाल फिलहाल के अंदर। इस बैच के अंदर 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। मैं टैक्स का सब्जेक्ट ले रहा हूं, दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी। और मेरा ये एक नया बैच 22 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हमने जीएसटी स्टार्ट किया है। इसी प्रकार से नकुल कथुरिया सर अकाउंट्स लेंगे, अंकित ओबराय सर लॉ लेंगे एंड सचिन गुप्ता सर इज टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग। तो हम चारों का ये जो डोमिनेटर्स बैच है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये बैच की प्लानिंग हम लोगों की कुछ इस प्रकार से है कि दिसंबर में हमने अपने बैचेस को स्टार्ट किया है। एक्सपेक्टेडली हम लोग इसको फरवरी एंड तक वाइंड अप कर देंगे, मार्च के फर्स्ट वीक में वाइंड अप कर देंगे। Then you will have full 2 months in your hands, that is March and April in your hands, and May will be the month and which will be going and sitting in our examination. तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर इनका एक और प्रोग्राम आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप दोनों में से कुछ भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटर है इन द सेंस कि आपको वहां पे बुक्स पे मिल जाती हैं, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको बुक्स नहीं मिलती। प्लस के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की जो फीस आती है वो आती है 20,250। इस 20,250 में आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाता है एंड यू हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको मेरा कोड CA जोहर लाइव यूज करना होगा। आप अपना कोड यूज करेंगे, मेरा कोड यूज करके, या एक और कोड भी है मेरा, आप ये वाला कोड भी यूज कर सकते हैं, दिस इज CA जोहर। आप इन दोनों में से कोई भी एक कोड यूज करके आप इमीडिएट बेसिस पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आइकॉनिक में इंटरेस्टेड है तो भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1 साल का आइकॉनिक का प्रोग्राम लीजिएगा। इसकी जो फीस रहेगी, ये फीस रहेगी 38,250 रुपये। 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, बैलेंस आपको पे करना होगा। अगेन डिस्काउंट लेने के लिए आपको मेरा कोड CA जोहर लाइव यूज करना होगा, या अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द कोड CA जोहर। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटिंग एंड यू विल बी रिवॉर्डिंग लाइक एनीथिंग। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर द टॉपिक ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू पीपल। एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग। एंड नाउ वी हैव टू डू द MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। यार जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं ना, फिर आराम से हम लोग आगे की डिस्कशंस करेंगे। आइए जरा जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर क्या कहता है? अ पार्टनरशिप फर्म विद द टर्नओवर ऑफ 240 lakhs 240 लाख omitted to get the books of accounts audited under 44AB। एक पार्टनरशिप फर्म है, 240 लाख का टर्नओवर है और अपना 44AB में ऑडिट नहीं करवाया। व्हाट इज द पेनल्टी विच इज लेवेबल? आपको याद है हमने पेनल्टी जब करी थी तो पेनल्टी में हम लोगों ने कंसेप्ट किया था कि पेनल्टी विल बी लोअर किसका 0.5% ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पे हमारे पास 0.5% आएगा, 2,40,000 का 240 लाख का 0.5% आता है 1,20,000 पे।
या फिर जो मैक्सिमम है 1,50,000 रुपए, तो दोनों में से लोअर है 1,20, तो मेरा आंसर होगा 120। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज 120। क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूं मैं। JSJ and companies a partnership firm with 3 partners. The capital of each partner was 2 लाख रुपए. The partnership deed authorizes interest on capital at 15%. हम तो 15 नहीं देंगे, हम तो 12 देंगे. And working partner salary to each partner at 10,000 रुपए per month for all partners. All partners मतलब हर पार्टनर का इतना ही होगा. The total sales amounts to 70 lakh rupees. The income of firm under 44 AD shall be. अरे वाह, तो 44 AD दिया हुआ है, याद रखिएगा 44 AD इज नॉट अलाउड टू पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म 44 AD फॉलो कर सकता है, नहीं कर सकता? पार्टनरशिप फॉर्म 44 AD फॉलो नहीं कर सकता। नहीं, कर तो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 44 AD फॉलो तो किया जा सकता है, लेकिन उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉलो तो कर सकता है, but no deduction of interest plus remuneration, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहां पे जो टोटल दिया है वो 70 लाख रुपए है। 70 लाख का 8% आएगा या 6% आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कैश है या बैंकिंग सिस्टम है। कुछ नहीं मेंशन्ड तो आप कैश मान लीजिए, कुछ नहीं मेंशन है इसलिए कैश मान लीजिए, तो मैंने कैश मान लिया, 5,60,000 रुपये आ गया। तो अगर आप कहते हो नहीं सर मैं तो बैंकिंग मानूंगा, तो मान ले भाई बैंकिंग मान लेना, 70 लाख का 6% निकाल लेना, जो कि 4,20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसा आप काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाता हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर और लोन फ्रॉम द पार्टनर ऑफ द फर्म इज अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म टू द एक्सटेंट ऑफ, इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 12% का होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B शैल बी अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ रेम्युनरेशन विच इज पेड टू, रेम्युनरेशन आपने पे करना होगा टू ऑल वर्किंग पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 5, रेम्युनरेशन विच इज पेड टू द वर्किंग पार्टनर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन टू द पार्टनरशिप फर्म इन फुल या सब्जेक्ट टू द लिमिट। आंसर इज सब्जेक्ट टू द लिमिट अंडर सेक्शन 40B। रेम्युनरेशन आप 40B के मुताबिक ही लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्म्स बिजनेस इनकम इज 0 या नेगेटिव, इट शैल बी अलाउड डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। बिल्कुल जी, अगर किसी की बिजनेस इनकम 0 या नेगेटिव है, दैट इज बुक लॉस का केस है, तो भी मैक्सिमम 1.5 लाख का रेम्युनरेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जितना डीड ने कहा वो या 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर के हिसाब से उसको डिडक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द पार्टनर ऑफ द फर्म इज अलाउड एज डिडक्शन टू द पार्टनरशिप फर्म टू द एक्सटेंट ऑफ, इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितना डीड ने कहा या जो 12% है विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, deduction under section 40 subsection B shall be allowed on account of salary and remuneration which is paid to, तो डिडक्शन जो है वो रेम्युनरेशन और सैलरी सिर्फ वर्किंग पार्टनर की अलाउ होती है, स्लीपिंग पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर की सैलरी नहीं अलाउ की जाती। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्म्स बुक प्रॉफिट इज 0, इट शैल स्टिल बी अलाउड डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रेम्युनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ, वो मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम 1.5 लाख पे होगा, 1.5 लाख से ज्यादा का रेम्युनरेशन अलाउ नहीं किया जाता है। लो मेरे बेटा, तो मैंने आपके साथ यहां तक सारा का सारा कंसेप्ट डिस्कस कर दिया, उसका पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए। और अब एक बार हम लोग नजर मार लेते हैं जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर है, उस बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था, तो बाकी के क्वेश्चन मैंने आपके साथ करने हैं डिस्कस। तो अगर आप यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास नवंबर 2004 का।
नवंबर 2019 का 4 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर पूछता है मिस्टर प्रकाश इज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल। गुड्स व्हीकल है तो याद रखिएगा 44 AE की बात कर रहा होगा। एज एन 1st of April 2020 ही हैड द फॉलोइंग व्हीकल्स। अप्रैल में स्टार्टिंग में उसके पास सारे व्हीकल्स हैं। व्हीकल ए है, बी है, सी है। इनका वजन दिया हुआ है 8500 किलो, 13,000 किलो, 12,000 किलो। साथ साथ में डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है। डेट ऑफ परचेज जो है आपको वो गिवन है और डेट ऑफ पुट टू यूज क्या है वो आपको गिवन है। उसके साथ साथ में वो कह रहा है कि करंट ईयर के अंदर उसने व्हीकल डी और ई परचेज किया है, उनका वेट आपको गिवन है, कौन सी तारीख को परचेज किया है वो भी आपको गिवन है। बस यहाँ पे एक काम ये कीजिएगा कि ये वाली जो डेट्स है मेरे ख्याल से इन दोनों डेट्स को आपको मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे ये जो 2019 लिखा हुआ है उसे कट करके आपको 2020 करना होगा। तो 2019 विल बी कट एंड आपने इसको 2020 करना होगा। बस ये छोटा सा आपके इसके अंदर करेक्शन आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर 8500 kg का व्हीकल है तो वो हैवी गुड्स में आएगा या लाइट में आएगा? आंसर इस वो लाइट में आएगा। वो लाइट में आएगा और लाइट में अगर आएगा तो 7500 रुपए पर मंथ की उसकी इनकम है। पिछले साल खरीदा था, इस साल फुल मंथ की ओनरशिप है तो 7500 इंटू 12 आपके पास टैक्सेबल आ गया है व्हीकल ए का। व्हीकल बी 13,000 किलो का है, पिछले साल खरीदा था। 13,000 किलो का मतलब हो गया हैवी गुड्स व्हीकल है तो 13 टन मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास अमाउंट आ गया। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को बिल्कुल भी। व्हीकल सी पिछले साल परचेज किया था 12,000 किलो का है, 12,000 किलो से ज्यादा होगा तो हैवी गुड्स व्हीकल बनेगा 12,000 किलो के बराबर है, इसे लाइट गुड्स व्हीकल की कैटेगरी में आएगा। 7500 रुपए इंटू 12 90,000 पे हम उसका भी टैक्सेबल करेंगे। दो व्हीकल इस साल परचेज करे हैं डी और ई। डी को परचेज किया था 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल का मतलब है कि अप्रैल का एक दिन और उसके बाद 11 महीने, तो 12 महीने पूरे माने जाएंगे और 12 महीने की कैलकुलेशन होगी। 7500 इंटू 12 के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर दिया। व्हीकल ई मई में खरीदा है, पुट टू यूज की डेट रेलेवेंट नहीं होती है। मई में खरीदा है तो मई में खरीदने के बाद मई में आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। 11 महीने हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ में 15,000 किलो का है तो हैवी गुड्स व्हीकल भी है तो 1000 पर टन, टोटल 15 टन, टोटल 11 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो बिजनेस इनकम आ जाएगा 5,91,000 रुपीज। आई डू नॉट थिंक कि आपको इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होगी। इसके साथ साथ में मई 2019 का 4 नंबर का क्वेश्चन था जो कि डेप्रिसिएशन का है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसके पीछे और चलें तो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव में दिसंबर 18 में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया था, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एक और क्वेश्चन हाँ ये दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। DEF Private Limited fulfilling all conditions specified under section 35 AD of the Income Tax Act has incurred a capital expenditure of 50 लाख रुपए on the purchase of land। तो लैंड को परचेज करने का खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता नहीं है। 100 लाख रुपए इसने परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। 100 लाख रुपए की बिल्डिंग है जिसमें से 90 लाख रुपए वॉज बाय चेक एंड 10 लाख रुपए वॉज बाय कैश। तो ध्यान रखना जो कैश का होगा वो भी अलाउ नहीं करेंगे। तो आउट ऑफ 100 लाख 90 लाख रुपए विल बी अलाउड। 90 लाख को अलाउ किया हुआ, नीचे सोल्यूशन देख लीजिए। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और लैंड है उसका डिडक्शन हमने अलाउ नहीं किया। फिर वो उसके आगे पूछता है 3 लाख रुपीज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर फॉर सेटिंग अप एन बिजनेस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर। तो 30 लाख रुपए का जो मशीनरी है आपने उसका भी अलाउ कर दिया। और फिर वो कहता है द वेयर हाउस बिकेम ऑपरेशनल ऑन मार्च 21, हाउ मच अमाउंट ऑफ डिडक्शन द कंपनी कैन क्लेम एज पर सेक्शन 35 AD। तो आप 90 + 30 120 लाख का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35 AD। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव के अंदर
क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि अगर कोई रॉबरी या कोई डकैती हो जाए किसी बैंक के अंदर तो क्या बैंक वाले वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर पाएंगे? आंसर इज यस, आंसर इज यस। आप इस खर्चे को डेबिट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारे पास कुछ यहाँ पे रूलिंग्स हैं, अलग अलग केसेस में बैंक्स की रूलिंग्स हैं। बैंक्स कहते हैं कि अगर ब्रांच ने रॉबरी और डकैती को बचाने के लिए पूरे कोशिशें, पूरे प्रयास नहीं करे हैं तो फिर डेबिट नहीं करने देंगे। जैसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था तो फिर ऐसे केस में हम डेबिट नहीं करने देंगे, अदरवाइज वो खर्चा डेबिट करना अलाउ कर दे रहता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बाय द कैशियर, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी करके भाग जाना, हेरा फेरी कर लेना, तो क्या वो डेबिट करना अलाउड है? आंसर इज यस, डेबिट करना अलाउड है। फिर लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस गिवन फॉर द सरप्राइज, बेसिकली काइंड ऑफ बैड डेट है, क्या आप इसको डेबिट करना अलाउड है? आंसर इज यस, बैड डेट्स को भी डेबिट करना अलाउड है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव में एक और क्वेश्चन आया था जो कि बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड था। कहता है PQR एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्टनर्स, द फर्म डिड द टर्नओवर ऑफ 305 लाख एंड डिराइव द नेट प्रॉफिट ऑफ 15,20,000 पे बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एडजस्टमेंट से भी करनी है, अभी हुई नहीं है। पहला, वर्किंग पार्टनर सैलरी टू 2 पार्टनर्स 50,000 पे ईच पर मंथ एज इट इज ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप डीड। तो अभी रेम्युनरेशन देना है, दे देंगे, कोई बात नहीं। कैपिटल है 10 लाख रुपए ईच और डीड ने 15% का इंटरेस्ट अलाउ किया है। डीड चाहे 15% दे दे, हम 15 नहीं देंगे, तो 4 पार्टनर्स का 10 लाख का 12% के हिसाब से 4,80,000 रुपए का हम लोगों ने देना है उनको एज इंटरेस्ट। रेंट विच इज पेबल टू 1 पार्टनर 10,000 पे पर मंथ, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। कोई बात नहीं, डीड में मेंशन नहीं है तो भी आप लेस करेंगे, तो रेंट का पैसा हमने लेस कर दिया, 1,20,000 रुपए का अमाउंट हमने लेस कर दिया। हमारे पास आएगा बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट के ऊपर हमने रेम्युनरेशन का अमाउंट कैलकुलेट किया डीड के मुताबिक, और जो वैसे अदरवाइज कैलकुलेशन होता है वो लेस करके बाद हमारे पास आ गया बुक प्रॉफिट के बाद बिजनेस इनकम। तो नॉर्मल है, आसान है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इसके साथ साथ में नवंबर 2018 में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नवंबर 2018 का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा। एग्जामिनर कहता है मिस्टर धीरज इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल and is a dealer of food grain. For the current year, the total turnover of the business was 80 lakh रुपए, out of which 15 lakh रुपए was received on account पे check and balance in cash. तो 80 लाख रुपए में से कुछ अकाउंट पे चेक का है, कुछ कैश का है। जो कैश का है उसके ऊपर 8% आ जाएगा और जो अकाउंट पे चेक का है उसके ऊपर 6% आ जाएगा, जैसा मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। तो 6% और 8% के हिसाब से अमाउंट आ गया 6,10,000 रुपए का। फिर वो कहता है it is suggested by the tax consultant Mr. Dheeraj wants to opt for the computation of PGBP income on the presumptive basis under 44 AD for the year. Guide Mr. Dheeraj relating to the provision of advance tax along with the due date if he opts for the above. तो आसान हो गया ना। अगर वो अपनी बिजनेस इनकम निकालता है तो 6,10,000 रुपए आएगा, उस 6,10,000 के ऊपर टैक्स का अमाउंट आएगा 35,880 रुपए। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 4480 फॉलो करता है तो वो उसे इंस्टॉलमेंट्स 4 नहीं देनी होंगी, वो एक इंस्टॉलमेंट में अपना काम करेगा व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है 15 मार्च की, वो वाली आ जाएगी। और इसके नीचे अगर आप और देखेंगे तो आपको कुछ और क्वेश्चंस गिवन है, कुछ क्वेश्चंस आपके डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके अदरवाइज दूसरे गिवन है, और सभी के सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चन आप और देख लें। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। नवंबर 2012 में क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन था और 6 पॉइंट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6, और वो 6 पॉइंट्स का आपसे ट्रीटमेंट पूछ रहा है। कहता है
राघव इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2021 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ above said items would be dealt with in the assessment year 21-22 previous year 2021। पहला पॉइंट है scientific research expenditure is related to the business 2,40,000 रुपए which is full revenue in the nature। तो 100% का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। शर्त है दैट रिसर्च शुड बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 3 years। बिल्डिंग एक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन जून 2020 फॉर 12 लाख रुपए इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर 5 लाख रुपए। तो लैंड को छोड़ दो, बिल्डिंग की कीमत है 7 लाख रुपए। अगर रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो 7 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना। नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अगर साइंटिफिक रिसर्च है तो 100% आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर सकते हैं। 100% ऑफ डिडक्शन आपका डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, contribution on account of employee as per the pension scheme referred under 80CCD amounting to 30 lakh, the amount above 10% of the salary was 7 लाख रुपए। तो 10% तक तो अलाउड है, 10% से ज्यादा जो होगा वो 7 लाख रुपए आपने डिसअलाउ कर देना है, नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ है। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इज 12 लाख रुपए, ऑफ विच अमाउंट रेमिटेड अप टू द एंड ऑफ द ईयर वाज 7 लाख रुपए एंड द बैलेंस वाज रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर 139(1)। तो एम्प्लॉय से प्रोविडेंट फंड का पैसा लिया और वो पैसा आईटीआर की ड्यू डेट तक आपने पीएल अकाउंट में डेबिट वो जमा करवा दिया, तो सारा का सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ कर दिया जाएगा। Sixth, tax on non-monetary purposes which are provided to the employee is borne by the employer 4.5 लाख रुपए। अभी कुछ दिन पहले ही आपको ये वाला पॉइंट करवाया था कि रेम्यूनरेशन का पैसा और वो तो सब कुछ हो जाता है लेस, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी पर्पसेस की मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर, जो मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर आप एज एन एम्प्लॉयर टैक्स पे करते हैं, उसे डेबिट करना कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो सेक्शन नंबर 40 सब सेक्शन ए में ये वाला पॉइंट हम लोगों ने किया था। तो यहां जाके मेरे तरफ से कुछ एग्जाम के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए, अदरवाइज बाकी सारे कंसेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे फाइनली द बिजनेस एंड प्रोफेशन इज ओवर फ्रॉम माय साइड। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद यू पीपल। टिल द टाइम, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशंस।